अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ मांगा मंडी के इलाके में मुकाबला हुआ जिसके अंदर 2 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। सैयद आदिल शाह का ताल्लुक सुंदर के इलाके से है। उनके अहले खाना के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शहीद के शहादत के ऊपर उनका क्या कहना है, उनके मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या कोशिशें कर रही है और पुलिस अफसरान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में अब तक 3 माह के दौरान 3 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं। क्यों मुलजमान को पकड़ा नहीं जा रहा, क्यों शहर के क्राइम की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और पुलिस अफसरान अपने इन शहीदों के मुलजमान को गिरफ्तार करने में कितने संजीदा हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर पुलिस के शोधा की तादाद 300 से तजावज़ कर चुकी है और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसके अंदर पुलिस एहलकार यहाँ तो ज़ख्मी हो जाता है या फिर जान की बाजी हार बैठता है। अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके अंदर 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और दोनों का ताल्लुक मांगा मंडी से बताया जाता था। एक मांगा मंडी के साथ ही इलाका सुंदर है, वहाँ के रिहायशी थे, जबकि दूसरे ज़िला कसूर के रिहायशी थे लेकिन लाहौर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इनको इतला मिली थी तकरीबन रात 2:30-3 बजे के करीब के डाकू जो है वो वारदात करके फ़रार हो रहे हैं और इन्होंने डाकू को पकड़ने की कोशिश की और उनकी फायरिंग के अंदर दोनों शदीद ज़ख्मी हुए और जिन्ना अस्पताल ले जाया गया लेकिन जाम पर ना हो सके और जाम शहादत नोश कर लिया। हम एक शहीद के घर सैयद आदिल के घर में मौजूद हैं जिनकी उम्र तकरीबन 27-28 वर्ष थी। 5 माह कबल उनकी शादी हुई थी और 3 से 4 साल पहले उन्होंने फ़ोर्स को ज्वाइन किया था। किस अज़म से फ़ोर्स को ज्वाइन किया था, क्या इनके ख़ानदान में और भी कोई ऐसा है जो फ़ोर्स में भर्ती है या इनको खुद से शौक़ था। इनके भाई और इनकी वालदा जिन्होंने इनको बचपन से ना सिर्फ पाला है, सिंगल पेरेंट हैं। वालिद साहब ये बहुत छोटी उम्र की इनकी उम्र थी जब इनके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे, तो वालदा ने इनको पाला। इनसे ना सिर्फ आदिल के बारे में जानेंगे और बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने जाम शहादत नोश की इसके ऊपर क्या कहते हैं। आप लोगों का जो गम है जी, हमारे अल्फाज उसका मदावा नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके बड़े भाई छोटे भाई? जी मैं बड़ा भाई हूँ, सबसे छोटा भाई था हमारा वो। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं और एक हमारी बहन है। ये सबसे छोटा था ये। तो क्या इन्होंने क्या पढ़ाई वगैरह की हुई थी, क्या करना? कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम किया था इन्होंने और अभी आगे मज़ीद स्टडी कर रहा था साथ साथ। तो कोई पुलिस का बचपन से शौक़ था, कैसे इनका पुलिस में आना हुआ? पुलिस में इसका शौक़ था शुरू से ही पुलिस में जाने का। तो मैंने काफ़ी एफ़र्ट की थी इसका कारोबार के लिए, इसके काफ़ी सारे 2-3 ऑप्शन भी इसको दी लेकिन इसने कहा नहीं जी मैं जाना ही पुलिस में है, मैंने कोई और काम करना ही नहीं है। इवन कि 1-2 काम शुरू करके दरमियान में क्विट करके फिर दोबारा इसने जो है वो इसी पुलिस फोर्स को ही ज्वाइन किया इसने। उसकी कोई क्या वजह बताते थे आपके साथ, कैसी उनकी अटैचमेंट थी? मेरे साथ बड़ी खास बल्कि हम दोनों छोटे थे, दरमियान में 2 बड़े भाई हैं, दरमियान में सिस्टर और हम दोनों छोटे थे। मेरे साथ इसकी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा इसलिए थी कि हम दोनों कह लें कि एज फेलो भी थे, लेकिन 1.5 साल का फ़र्क था हम दोनों का भाइयों का। तो जहाँ भी जाना इकट्ठे जाना, शादी ब्याह पे जाना तो इकट्ठे जाना है, किसी काम से जाना है, खेलने जाना है, हर जगह इकट्ठे जाया करते थे। वो मुझसे ये कहा कि जी मैं पुलिस में जाना है। इवन के 4-5 साल मैंने इसको कोई जॉब भी नहीं करने दी कि सबसे छोटा है, अम्मा ने कहना इसको जॉब पे लगवाओ, को काम करवाओ इससे, तो इसका मुस्तकबिल है। तो मैंने अम्मा ने कहना अम्मा नहीं, घर पे रहने देना इसे, ये छोटा, दिल नहीं करता इसको घर से निकालने को। तो हमेशा के लिए चला गया। तो कोई ख़ानदान में पहले पुलिस ऑफिसर कभी कोई रहा? पुलिस में हैं, काफ़ी सारे लोग हैं पुलिस में ख़ानदान में। अरे बहनों उनकी वजह से की कोई मोटिवेशन बनी है वैसे खुद से? नहीं, वैसे ही क्या कहते थे, किस वजह से पुलिस को ज्वाइन करना चाहते थे? पुलिस को कहते थे मुझे ये अच्छा लगता है इसमें जाना। इवन कि इसका थोड़े अर्सा पहले कैसर अवान जो शहीद हुआ था लड़का, उसके बारे में भी कहा कि अम्मी से मुझसे बातें करता था, तो उसने बातें करनी मेरे साथ, हमारे साथ आके जी वो देखें लड़का शहीद हुआ वो। तो इसने बड़ी हिम्मत की है, सबसे पहले अम्मी आगे होके उसने देखें
उसने सीने पे सबसे पहले आगे होकर गोली खाई है उसने। हालांकि ये लड़का जो कहते बड़ा भोला भाला सा, मैं ये बड़ा लड़का भोला भाला था, वैसे थोड़ा सा नहीं डरता था कभी कभी, लेकिन जब वक्त आया इसको शहादत मिलनी थी तो इसने सबसे पहले आगे आके इसने फायर खाया। ये कितना अर्सा पहले, यानी ये तकरीबन शहादत के बाद ये बातें हुई? कैसर की शहादत के बाद ये घर आके इसने बताया। जिस दिन ये कैसर शहीद हुआ ना उससे अगले दिन ये घर पे आके तुमसे उससे अगले दिन आके उसने ये बातें सारी बताई हैं। तो ड्यूटी बड़ा ये एक्साइटेड था उस टाइम, ये जैसे कैसर शहीद हुआ है ना, तो कहता जी उसको बाकी लोगों ने इतनी एफर्ट नहीं की, लेकिन उसने आगे जाके सबसे पहले। तो तबीयत कैसे थे आदिल? तबीयत बड़ा खामोश मिजाज था, ये ज़्यादा बोलता नहीं था, किसी से कम गो था बड़ा। कितना ऐसा पहले फोर्स ज्वाइन किया? 2017 में, 2017 लास्ट में इसने फोर्स ज्वाइन की है। शादीशुदा थे, 5 माह पहले शादी हुई है अभी इसकी। आप लोगों को क्या पता चला, कैसे आप लोगों को इतला हुई? ये उस दिन रात को ड्यूटी थी कि दिन में ड्यूटी थी? नाइट ड्यूटी थी इसकी रात में, तो तकरीबन मैं कोई रात जाग ही रहे थे हम सारे। 2-3 दिन से अम्मा भी ये कह रही हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। संडे को आपी की तरफ गए थे हम, जी मंगल को ये शहीद हुआ, उससे पहले 2 दिन आपी के गए। वो भी घर में यही बात कर रही हैं कि मुझे 2 दिन से ना नींद नहीं आ रही है। अम्मी भी मुझे यही कह रही हैं, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अम्मा बीमार थे तकरीबन पिछले पूरे वीक से। तो मैं अम्मा को कह रहा हूँ अम्मा मेडिसिन वगैरह का रिएक्शन होगा उस वजह से आपको नींद नहीं शायद आ रही। अम्मा कह रही नहीं तर कभी भी इंज नहीं होया। मैं कहा नहीं अम्मा इसी वजह से नींद नहीं आ रही होनी आपको। उस दिन मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, जैसे मैं भी 2-3 दफ़ा उठाऊँ तो मैं बैठा हुआ था जब जब कॉल आई है लड़के की कि जी आदिल हुसैन के नंबर पे कॉल करें। वो लड़का एम्बुलेंस में है जिसके पास आदिल का फ़ोन है। अच्छा। आदिल के पर्सनल नंबर पे कॉल करें, आदिल को फायर लग गया। मैं फटाफट उस नंबर पे कॉल किया। वो लड़का नदीम इसका बैचमेट था, उसने कॉल रिसीव किया। उसने कहा जी हम एम्बुलेंस में और लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैं बड़े भाई को उठाने के नीचे गया हूँ तो वो भी उठे हुए थे पहले। उनको भी इतला हो चुकी? उनको भी इतला हो गई थी, उनको भी कहीं उसी भाई ने कॉल कर दी थी जिसने मुझे कॉल की थी ना, उनको भी कहीं कॉल कर दी थी उन्होंने। तो फटाफट हम घर बताए बगैर निकल गए हैं हॉस्पिटल। रास्ते में पूछता रहा हूँ कॉल करके, लेकिन जब बिना हॉस्पिटल वाला यू टर्न ले रहे हैं तो उस टाइम मैंने कॉल की लास्ट, तो उसने कहा जी आदिल हुसैन शहीद हो गए। फिर आप अस्पताल गए? क्या पहुँचे तो वहाँ पे सारा उसका चेहरा ब्लड से भरा पड़ा था, हाथ और चेहरा। बाकी उसकी पूरी यूनिफॉर्म ऐसे चमकता। उसको यूनिफॉर्म बड़ा पहनने का शौक था, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। जब उसके पास ऐसे कहा उसने मुझे कहना कि भाई यूनिफॉर्म लेनी है, लेकिन यूनिफॉर्म हमेशा वो नहीं पहन के जाता था। यूनिफॉर्म नहीं, बूट पॉलिश्ड, अभी भी उसके बूट पॉलिश थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो क्या पता क्या चला आपको, क्या वक्त हुआ क्या? उन्होंने ये बताया कि जी 15 पे कॉल आई है तो ये लोग उनके पीछे गए हैं, बाइक स्पीड से गुजरी है, उन्होंने रोकने की कोशिश की, रोके नहीं, उनके पीछे चले गए हैं। पीछे गए हैं तो उन्होंने दरमियान में ट्रक आ गया एक, उस ट्रक की आड़ में उन्होंने फायर की हैं उन पर। 4 लोग थे, ये 2 आगे गए थे। 4 पुलिस एहलकार थे जी। 2 गए और 2 नहीं पीछे? 2 पीछे नहीं, वो पीछे रह गए हैं 2। तो डाकुओं का कुछ पता चल सका अभी तक? नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा, बस तसल्ली दी जा रही है। मुकदमा किसकी मुद्दईयत है डाकुआ? मुद्दईया मुकदमा वहाँ पे ASI है, वहाँ पे जो थाना में मौका पे मौजूद थे, लियाकत गालबन नाम है, लियाकत ASI, उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा हुआ है। माँ जी आप बताइए, माइक कीजिएगा। माँ जी, जवान बेटा, सबसे छोटा बेटा जो है वो वैसे ही बड़ा करीब होता है, आदिल के बारे में कुछ बताइएगा। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत लाडला बच्चा था। सारा वक्त मेरे पास ही रहता था। वो घर में सारे काम मेरे से करवाता था। बहन बड़ी थी, उसकी शादी हो गई थी, तो 4 बेटे मेरे पास थे, तो उसने बेटियों की तरह मेरे साथ काम किया। यहाँ तक कि इनके साथ उसका दोस्त है, ये नहीं, इसे ऐसे ही जैसे भाई हैं, और इसका भी बहुत साथ दिया उसने, मेरे बेटे ने इसका भी साथ बहुत दिया। आप चाहती थी कि फोर्स में जाए, यानी जैसे अभी भाई बता? मैंने कहा था इसे, मैंने कहा इसको शौक है तो इसको भर्ती करवा दो। माँ जी कितना मुश्किल था? जैसे साजिद साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि
आदिल सिर्फ 1.5 साल के थे हाँ तो जी, आपके जब इनके बारे बहुत मुश्किल 5 बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, और मैंने दिन रात मेहनत की इनके। मैं स्कूल पढ़ाया सिर्फ इस बच्चे छोटे की खातर, आदिल की खातर। ये स्कूल नहीं जाता था, कहता था अम्मी मेरे साथ चलो। फिर मैंने कहा खुद मैं भी पढ़ी हुई हूँ, चलो मैं इनके साथ जाती हूँ। 15 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया प्राइवेट में इस बच्चे की खातर। फिर पढ़ लिख गया, ये भी पढ़ लिख गया, इसकी डबल एम ए 3 में, मेरी बेटी डबल एम ए है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। मेरी बेटी भी गवर्नमेंट टीचर है। तो बस इसी कहा कि इसको भी कुछ काम पे लगाओ, सारी उम्र ये मेरे पास इसी तरह इसकी मेरी गुलामी करेगा। ये बेटा है मेरा, इसकी भी अपनी ज़िंदगी है, इसकी शादी करूँगी तो जाहिर है कोई नौकरी वगैरह इसे भी मिलनी चाहिए। मैंने कहा इसको लगा दो, जैसे भी होता है इसको भर्ती करवा दो। फिर इसने जैसे भी भर्ती कराया, ये इसे बताया या उसको पता आदिल को, तो भर्ती हो गया। मेरे बेटे ने कभी छुट्टी नहीं की थी। ये नौकरी भी उसके 3 साल की है, 3.25 साल। ये उसका रिकॉर्ड है कि उसने कभी छुट्टी नहीं की थी। दूसरा ये कि ये ईमानदारी के वोट डालते हैं थाने में। ये अक्सर आकर मुझे बताता था, हमें जब वोट डालते हैं तो मेरा ही नाम आता है ईमानदारी में, खामोशी में, यानी कि खामोशी में यानी कि ज़्यादा ना बोलने वाला, तो ईमानदारी में ये मेरा ही नाम आता है। जब भी वोट डालते हैं मेरा ही नाम आता है। पहले भी काफ़ी मुकाबले इसने जीते हुए हैं, तो शील्ड इसे मिली हुई है। इतना अगर बेटा अजीज़ हो और जिस तरह आप बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट भी उसके साथ, तो शादी भी आपने बड़े शौक से की होगी। हाँ जी, वो उसको खुद बहुत शौक था कि मेरी पता नहीं ये उसको शहादत मिलनी थी, कोई शादी मेरी जल्दी, कहता था इसकी ना करो पहले मेरी शादी कर दो। मैंने कहा नहीं ये बड़ा है, पहले इसकी शादी करूँगी। वो कुदरत से ही रिश्ता इसका अच्छा मिल गया, मैंने किसी की शादी कर दी। कहता इसके साथ ही मेरी कर दो। मैंने कहा हमें इकट्ठी शादियाँ रास नहीं हैं। मेरे और मेरे भाई की शादी हुई थी, मेरी भाई की बीवी फौत हो गई, इनका बाप फौत हो गया। मैंने कहा हमें इकट्ठी शादियाँ रास नहीं हैं, हमने इकट्ठी शादियाँ नहीं करनी। फिर मैंने तकरीबन 1-1.25 महीने का वक्फा डाला, पहले इसकी शादी की, बाद में फिर उसकी शादी की। बहुत खुश था, बहुत खुश था। बस वक्त ने से मोहलत नहीं दी। शहादत के ऊपर क्या कहेंगे? बस अजीम बेटा है मेरा। शहादत उसने नौ फरमाई है। ये भी किसी मुकद्दर वाले को मिलता है शहादत। मरना तो हमने पिया, सब ने मरना है, बस जो उसे मौत मिली है ना वो सबको मिला है। क्या ख्वाहिश है हमारी? बेटे ने तो शहादत अब नोश कोई कर ख्वाहिश ली। नहीं है मेरी। बेटे ने शहादत नोश कर ली, जो गम के पहाड़ आप पे टूटे हैं उसका कोई चीज़ में दावा नहीं कर सकती। मुल्ज़िमान के हवाले से क्या कहेंगी? तो कहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि उनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, ताकि वो आइंदा किसी का घर न उजाड़े, किसी माँ की गोद ना उजाड़े। मेरा तो बेटा चला गया है, उसने तो वापस नहीं आना। भाई आप बताइएगा, अब आदिल को शहीद हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं, महकमे की तरफ से कैसा रवैया है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 5-6 माह पहले उनकी शादी हुई थी, बेवा भी हैं, वालदा भी बूढ़ी हैं, और सारे मामला कैसे चल रहे हैं? बस जी साहब आए थे दूसरे दिन, उनकी शहादत के तीसरे दिन बल्कि आए थे। उन्होंने यकीन तो दिलाया था इस चीज़ का, लेकिन अभी काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं है उन लोगों का कि वो उनकी आदिल की और इबाद साहब की शहादत के बाद 2-3 र्यूमर जो थे वो उठने शुरू हुए थे कि सिर्फ 2 ही गोलियां चली और एक दोनों को लग गई। आपने भी सुनी होगी क्योंकि आपके इलाके के अंदर ही उनकी शहादत हुई है। क्या सुनने में आता है आपको? आपका अपना दिल क्या कहता है? एक तो वो वर्जन होता है जो पुलिस का वर्जन होता है, फिर एक सहाफ़ती वर्जन होता है कि जी कैसे सारी चीज़ें हुई। आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली? आप क्या समझते हैं क्या हुआ होगा? ये कि रात की तरीक़ी में 2 फायर चले और दोनों ही ऐसे पॉइंट्स पे लगे कि बंदा जांबर ना हो सके। एक का सर में फायर लगना, एक का दिल पे फायर लगना। तो ये स्पेशल, क्योंकि आम डाकू तो इतने प्रोफेशनल नहीं हो सकते कि वो 2 फायर चलाएं और दोनों ही ऐसे लगें। डाकू थे तो ये तो स्पेशली ट्रेंड लोग हैं ये।
और फिर दोस्त के साथी हैं, ये 4 साथी हैं, 2 लोगों का जाना और 2 लोगों का बिल्कुल ना जाना। कुछ बाद में तो हमें भी ये डालते हैं चीज़ें। सीसीटीवी कैमरास, कोई फुटेजेस वगैरह? फुटेजेस में सिर्फ एक फुटेजेस हमें देखने को मिली है जिसमें कि ये उसके पीछे जा रहे हैं, अचानक से दरमियान में ट्रक आता है, 2 फायर होते हैं, और उसमें साउंड भी था शायद उस वीडियो में। तो 2 फायर होते हैं और उसके बाद ट्रक गुजर जाता है, उसके बाद बस इतनी सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है उसमें। जैसे आपने बताया कि आदिल जो थे वो बड़ी खामोश तबीयत के थे और ज़्यादातर वक्त जॉब पे या फिर घर आके टाइम स्पेंड, कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी कभी भी उसने कभी उसने किसी के साथ की नहीं थी, कभी किसी के साथ। इवन के कभी अभी तक लोग, ये काफ़ी सारे लोग, हमें पता नहीं कि आप लोग इधर रहते हो। 23 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। अच्छा जी, तो लोग कहते हैं हमें पता नहीं कि आप लोग इधर रहते हो। सही। यानी पुलिस वालों की तो ये होती है ना, बड़ी शोशा होती है पूरे इलाके में, पता होता है कि पुलिस वाला इस इलाके में रहता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कह रही हैं कि आदिल की बिल्कुल तबीयत वैसी थी नहीं, शोशा। कोई नहीं, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं था। आगे पता नहीं, खुदा जानता है, खुदा बेहतर जानता है। क्योंकि इस इलाके को उस दिन काफ़ी सारे बुजुर्ग भी आए थे, तो कहते थे कि सानू बड़ा सोना लगता सी यूनिवर्दी पा के जाता ना, चुप करके जाना, वर्दी पाई तो मोटरसाइकिल ते कोलों लंघ जाना, की नजरें भी खा जाती हैं। तो कहते सानू बड़ा सोना लगता सी। इन्होंने कभी किसी के साथ की नहीं थी कभी ऐसी, बल्कि हम सब भाइयों की तरफ से कभी नहीं था ऐसा कि किसी मोहल्ले में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई बदकलामी हुई हो। क्या कहेंगे सजीद अब आप, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से आप लोगों को ये भी नहीं बताया गया कि मुल्ज़िमान कौन है, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका, पुलिस का अपना सपूत जो है वो शहीद हुआ है, इन्वेस्टिगेशन तेज़ होनी चाहिए, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोगों के अपने घर के अंदर जो डिस्कशन होती है उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, एक नहीं 2 शहीद हुए हैं। और अब जिसे मेरा भाई आदिल था, वैसे ही मेरा भाई आबाद भी हमारा भाई है, उसका भी हमें बहुत दुख है, क्योंकि वो सुनने में आया कि वो अकेला ही भाई था जी। उनके आपके तो माशाल्लाह फिर 3 भाई, अकेला ही भाई था वो पूरी फैमिली का। मैं एक जगह पे फैक्ट्री में ऑडिट करने के लिए गया था, तो वहाँ पे उसका गांव का एक लड़का मिला, तो उसने कहा था कि वो 9 लोग उस पर डिपेंड करते थे, घर के 9 अफराद का अकेला कमाने वाला था वो। उन पे तो क़यामत टूटी, उन पे भी तो क़यामत टूटी है ना। 2 लोग पुलिस के शहीद हुए हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द उनको पकड़ें, ताकि वो किसी और को घर को तबाही के दाने पे ना ला के खड़ा करें। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ऐसे लोगों का ज़िंदा रहना तो ज़रूरी नहीं, ज़िंदा रहना तो है ही नहीं, ऐसे लोगों को ज़िंदा रहना बनता ही नहीं है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी। शहीद के भाई और वालदा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। वालदा ने जिस तरह से 1.5 साल से यानी 1.5 साल की उम्र से लेके आज तक उसको जवान किया, पाला, पढ़ाया। जैसे आपने सुना कि वो कह रही हैं कि वो स्कूल जाने से कतराते थे, तो इन्होंने फिर 15 साल तक सिर्फ बेटे के लिए जॉब भी की बतौर टीचर, ताकि वो स्कूलिंग कर सके, पढ़ सके और एक माशरे का अच्छा हिस्सा बन सके। लेकिन आज उसने ना सिर्फ लाहौर को बल्कि पंजाब पुलिस का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया है। इनका सिर्फ छोटा सा मुतालबा है कि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसी सज़ा, इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी पुलिस एहलकार की जानिब मैली निगाह उठा के ना देख सके या इतनी जुर्रत ना सके। आदिल के बचपन के दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आपको कब पता चला उनकी शहादत के बारे में? मैं सुबह फजर के बाद बाहर निकला हूँ घर से, तो अचानक दोस्त था एक इमरान शाह, वो आया बाहर, उसने मुझे आगे ना बाहर बताया। अचानक उसने मुझे बताया तो मेरे तो ना खुद जहन से ना जैसे मौफ नहीं हो जाता, बंद हो जाते थे। मैंने कहा ये अचानक ये ऐसे कैसे हो गया? अभी एक दिन पहले उससे मेरी बात हो रही थी, तो अचानक इस तरह तो बंदा शौक हो जाता है कि ये कैसे वाक़या हो गया। वो बताया यकीन नहीं आ रहा था। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला, तो सब इधर रो रहे थे, सभी रो रहे थे मोहल्ले में, आसपास वाले। बहुत दुख था उसकी शहादत का। शहादत एक रुतबा तो उसको ज़मीन मिल गया, पर यह है कि एक यार बिछड़ जाए, अच्छा यार, फिर बचपन का साथी, उसका दुख होता है बहुत ज़्यादा। अभी भी रात को जब लेटे हैं सोने के लिए, तो अक्सर उसका चेहरा जो है ना वो मुस्कुराता हुआ अक्सर आ जाता है, अक्सर सामने आता है, तो वो याद आता है। फिर काफ़ी अभी भी आ रहा है याद, अक्सर ही आता रहता है।
अच्छे लोग फिर याद आते हैं। फिर दोस्त बहुत अच्छा था, हर चीज़ बताता था। तो आखिरी दफ़ा जब आपसे उनका रब्ता हुआ तो किस हवाले से हुआ, क्या कहते थे? आखिरी मरतबा मेरे से उसका ना एक मोबाइल कहता था मोबाइल लेना है। मोबाइल शॉप है ना बैरिया में मेरी, तो उधर मुझे फ़ोन किया कि मोबाइल यार ये चाहिए। मैसेज किया, अभी मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज है उसके, तो कह रहा था ये चाहिए। मैंने पता करवाया, मैंने कहा यार ये नहीं मिल रहा, कह रहा ये दूसरा ले दो। मैंने एक और सोर्स से पता किया, मिल गया। मैंने कहा आ जाओ यार शॉप पे आओ और मोबाइल ले जाओ अपना। मुझे कह रहा यार मैं अपनी वालदा के पास बैठा हूँ, तो मैंने ना ड्यूटी पे जाना इधर से सीधा, तो आप ले आना गाड़ी। मैंने कहा नहीं यार, मेरा दिल बड़ा कर रहा था मिलने को, पता नहीं वैसे ही कोई बिछड़ने की थी, इसी वजह से दिल कर रहा था। मैंने कहा आ जाओ यार, आधा घंटा पहले ना आ जाओ। अगर कुछ लास्ट टेन्योर्स की बात की जाए, किसी का नाम नहीं हम लेते, सारे बहुत अच्छे अफसर लाहौर में आके लगते हैं। सिपा जो है आपकी 27,000 से ज़ायद जो स्टैंडिंग फोर्स है, वो शिकवा ये करती है कि अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं डाकुओं के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, ड्रग पैडलर्स के ख़िलाफ़ या प्रोस्टिट्यूशन डेंस के ख़िलाफ़, तो हमारे जो आला अफसरान हैं वो यानी पीछे मुड़ के देखते हैं तो अफसरान हमारे साथ नहीं खड़े होते, जिसकी वजह से उनका मोराल डाउन हुआ और उन्होंने प्रोएक्टिव पुलिसिंग छोड़ दी है। इसके ऊपर आपने दरबार भी किए हैं, क्योंकि आप लाहौर के अफसरान को जानते भी हैं। क्या वजह है कि लोग पुलिस अफसरान ने अपना मोराल बहुत लो रखा हुआ है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं कर रहे? मैं तो इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर एक सेंटेंस है, इसको ही सिर्फ अगर हम मोटो बनाएं। मैं लाहौर में जिन भी ओहदों पे रहा, जिन भी कैपेसिटीज़ में रहा, किसी भी ट्रैफिक में रहा, और फैसलाबाद में भी जाकर मैंने जब ये चीज़ देखी कि अगर आप अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े हैं, फ़ोर्स के सामने खड़े हैं, तो फ़ोर्स आपके साथ खड़ी होती है। कल हमें बड़ी खुशी इस बात की हुई कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राव सरदार साहब ने सबसे पहले लाहौर पुलिस को एड्रेस किया, बिकॉज उन्होंने आके कहा कि ये वो पुलिस फोर्स है जिसको मैं कमांड कर सकता हूँ। तो मैंने इसलिए सबसे पहले इनका खिताब किया। उनके इस जुमले ने हमारी फोर्स को इतना बड़ा हौसला दिया कि हमारे वो कमांडर जो आज से 10 साल पहले एस DIG ऑपरेशन थे, आज IG बनकर भी हमें उसी तरह ओनरशिप दे रहे हैं। तो ये चीज़ जब हर लेवल पे हो रही है, हमारे CCPO साहब ने भी यहाँ पे DIG ऑपरेशन रहे हैं, CTO रहे हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, जब ये चीज़ किस तरह नीचे ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट आएगा, तो फोर्स तो अपनी जान सबसे पहले आगे रखती है। जिस तरह से शहीद की वालदा ने बताया कि उनके वैसे तो बहुत दोस्त हैं जो बहुत करीबी हैं, मोहल्ले के रहने वाले, लेकिन एक दोस्त हैं जो ना सिर्फ बहुत करीबी हैं बल्कि इनका साथ भी बहुत ज़्यादा गुजरा है और एक दूसरे का दुख सुख के अंदर इन्होंने साथ बहुत ज़्यादा दिए। हमारे सब मौजूद से जानते हैं। भाई आपका नाम? इजाज़ अली। इजाज़ कब से जानते हैं आप आदिल साहब को? मैं बचपन से जानता हूँ, इकट्ठे ही खेले, इकट्ठे ही बड़े हुए हैं कैसी सब। तबीयत थी? तबीयत अच्छे मिजाज का था, खुश मिजाज था, जब भी मिलता था मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा था, और फिर कोई उसमें आदत नहीं थी, बुरी भी आदत इस तरह की। बहुत ही नाइस इंसान और नाइस पर्सन। पुलिस में भर्ती होने के बाद कोई मिजाज में फ़र्क आया उनके? नहीं, हल्का सा भी नहीं आया। महसूस ही नहीं होता था कि वो पुलिस में लगा हुआ। होता है ना कि पुलिस वाले थोड़े से सख्त हो जाते हैं, कम मिलना शुरू कर देते हैं। नहीं, उससे भी बेहतर था, उसने कभी महसूस ही नहीं कराया, ये फील ही नहीं करवाया कि वो पुलिस में है। वो दोस्त है, वो इस तरह ही था जैसे पहले दोस्त थे, उससे भी बेहतर ही था। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही हुआ, वो डाउन नहीं हुआ। इस तरह का दोस्त था वो, अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा। तो मोहल्लेदारों के साथ कैसा रवैया? आपके जैसे आपने बताया कि आपके साथ और ज़्यादा वो यानी करीब हो गए थे पुलिस के बाद, मोहल्लेदारों से कैसा रवैया, लोगों की मदद वगैरह करते थे? हाँ जी, मोहल्ले में बहुत अच्छा उसका था रवैया, हर एक के साथ इसी तरह ही था जैसे उनका भाई हो या बेटा हो। किसी के साथ कभी बदतमीजी हल्की सी नहीं की, हल्का सा उसने कभी किसी को गुस्से से नहीं बुलाया। आपको कब पता चला उनकी शहादत के बारे में? मैं सुबह फजर के बाद बाहर निकला हूँ घर से, तो अचानक दोस्त था एक इमरान शाह, वो आया बाहर, उसने मुझे आके ना बाहर बताया। अचानक उसने मुझे बताया तो मेरे तो ना खुद जहन से ना जैसे मौफ नहीं हो जाता, बंद हो जाते थे। मैंने कहा ये अचानक ये ऐसे कैसे हो गया? अभी एक दिन पहले उससे मेरी बात हो रही थी, तो अचानक इस तरह तो बंदा शौक हो जाता है कि ये कैसे वाक़या हो गया। वो बताया, यकीन नहीं आ रहा था। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला, तो सब इधर रो रहे थे, सभी रो रहे थे मोहल्ले में, आस पास वाले
बहुत दुख था उसकी शहादत का। शहादत एक रुतबा तो उसको अजीम मिल गया, पर यह है कि एक यार बिछड़ जाए, अच्छा यार, फिर बचपन का साथी, उसका दुख होता है बहुत ज़्यादा। अभी भी रात को जब लेटे हैं सोने के लिए तो अक्सर उसका चेहरा जो है ना वो मुस्कुराता हुआ अक्सर आ जाता है, अक्सर सामने आता है, तो वो याद आता है। फिर काफ़ी अभी भी आ रहा है याद, अक्सर याद आ रहा था। अच्छे लोग फिर याद आते हैं। फिर दोस्त बहुत अच्छा था, हर चीज़ बताता था। तो आखिरी दफ़ा जब आपसे उनका रब्ता हुआ तो किस हवाले से हुआ, क्या कहते थे? आखिरी मरतबा मेरे से उसका ना एक मोबाइल कहता था, मोबाइल लेना है। मोबाइल शॉप है ना बैरिया में मेरी, तो उधर मुझे फ़ोन किया कि मोबाइल यार ये चाहिए। मैसेज किया, अभी मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज है उसके, तो कह रहा था ये चाहिए। मैंने पता करवाया, मैंने कहा यार ये नहीं मिल रहा, कह रहा ये दूसरा ले दो। मैंने एक और सोर्स से पता किया, मिल गया। मैंने कहा आ जाओ यार शॉप पे आओ और मोबाइल ले जाओ अपना। मुझे कह रहा यार मैं अपनी वालदा के पास बैठा हूँ, तो मैंने ना ड्यूटी पे जाना इधर से सीधा, तो आप ले आना गाड़ी। मैंने कहा नहीं यार, मेरा दिल बड़ा कर रहा था मिलने को, पता नहीं वैसे ही कोई बिछड़ने की थी, इस वजह से दिल कर रहा था। मैंने कहा आ जाओ यार, आधा घंटा पहले ना आ जाओ, कुछ नहीं होता, बैठ जाएंगे, कोई गपशप करेंगे, तो फिर आप आगे ड्यूटी पे चले जाना। उसने मांगे जाना था, इधर वालदा के पास था, घर में मिलने आया हुआ था। तो वो नहीं यार मैं वालदा के पास टाइम दे लूँ। मैंने कहा चले ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं, वालदा के पास हो तो आप बैठ जाओ। बस ये अभी फ़ोन पे ही रब्ता हुआ है। वो दूसरे दिन उसमें मुझे कह रहा था घर आना मिलना। मैं भी शहर से बाहर गया, काम था, तो आया हूँ, तो उसके बाद ये वाक़या हो गया। अभी मिले ही नहीं, फ़ोन पे रब्ता हो रहा था। अभी तक मुलज़िमों का नहीं पता चला, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मुलज़िमों का ये पुलिस को चाहिए तो जल्दी से जल्दी पकड़ना, क्योंकि वो अभी इतने दिनों का वाक़या हो गया, अब तो तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं। तो ये तो उनको चाहिए कि इतना फोर्स है उनके पास, इतने उन टेक्नोलॉजी है इस वक्त, तो हर चीज़ है फोर्स के पास, तो इस वक्त तक तो हो जाना चाहिए कि अभी नहीं पकड़ेगा तो फिर वो कल को किसी और का नुकसान करेंगे। ये हमारा भाई तो चला गया, ये तो चला गया, कल को और किसी का नुकसान होगा, तो कैसे घर उजड़े जाएंगे, इतने घर उजड़े। उनको पकड़ना चाहिए इनको जल्दी से जल्दी। बहुत मेहरबानी। मकतूल के दोस्त की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और उनका कैसी तबीयत थी, आखिरी दफ़ा रब्ता हुआ, उस बारे में भी वो बता रहे हैं। मुतालबा सारों का सिर्फ इतना ही है कि मुलज़मान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस इलाके के अंदर वैसे भी क्राइम जो है गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इससे पहले कैसर शहीद हुए थे, वो भी मांगा के इलाके के रहायशी थे, उनके वालिद साहब भी पुलिस में थे और अभी एक भाई भी उनका पुलिस में है, लेकिन वो भी इसी तरह लाइन ऑफ ड्यूटी के ऊपर जाम शहादत उन्होंने नोश किया था और इसी इलाके में उनकी शहादत के तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर ये दूसरा वाक़या हुआ जिसके अंदर ये 2 कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए, जिसके अंदर इबाद और आदिल शामिल हैं। और तमाम का मुतालबा ये है कि मुलज़मान को पकड़ा जाए और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर कुछ लास्ट टेन्योर्स की बात की जाए, किसी का नाम नहीं हम लेते, सारे बहुत अच्छे अफसर लाहौर में आके लगते हैं। सिपा जो है आपकी 27,000 से ज़ायद जो स्टैंडिंग फोर्स है, वो शिकवा ये करती है कि अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं डाकुओं के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, ड्रग पैडलर्स के ख़िलाफ़ या प्रोस्टिट्यूशन डेंस के ख़िलाफ़, तो हमारे जो आला अफसरान हैं वो यानी पीछे मुड़ के देखते हैं तो अफसरान हमारे साथ नहीं खड़े होते, जिसकी वजह से उनका मोराल डाउन हुआ और उन्होंने प्रोएक्टिव पुलिसिंग छोड़ दी है। इसके ऊपर आपने दरबार भी किए हैं क्योंकि आप लाहौर के अफसरान को जानते भी हैं। क्या वजह है कि लोग पुलिस अफसरान ने अपना मोराल बहुत लो रखा हुआ है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं कर रहे? मैं तो इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ कि अगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर एक सेंटेंस है, इसको ही सिर्फ अगर हम मोटो बनाएं। मैं लाहौर में जिन भी ओहदों पे रहा, जिन भी कैपेसिटीज़ में रहा, किसी भी ट्रैफिक में रहा और फैसलाबाद में भी जाकर मैंने जब ये चीज़ देखी कि अगर आप अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े हैं, फ़ोर्स के सामने खड़े हैं, तो फ़ोर्स आपके साथ खड़ी होती है। कल हमें बड़ी खुशी इस बात की हुई कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राव सरदार साहब ने सबसे पहले लाहौर पुलिस को एड्रेस किया, बिकॉज उन्होंने आके कहा कि ये वो पुलिस फोर्स है जिसको मैं कमांड कर सकता हूँ। तो मैंने इसलिए सबसे पहले इनका खिताब किया। उनके इस जुमले ने हमारी फोर्स को इतना बड़ा हौसला दिया कि हमारे वो कमांडर जो आज से 10 साल पहले एज DIG ऑपरेशन थे, आज IG बनकर भी हमें उसी तरह ओनरशिप दे रहे हैं। तो ये चीज़ जब हर लेवल पे हो रही है, हमारे CCP साहब ने भी यहाँ पे DIG ऑपरेशन रहे हैं, CTO रहे हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, जब ये चीज़ किस तरह नीचे ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट आएगा, तो फोर्स तो अपनी जान सबसे पहले आगे रखती है।
इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान ना सिर्फ टेररिज्म के जब वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो शहादतें नोश फरमाई, लेकिन पुलिस जो लाइन ऑफ ड्यूटी है जिसके अंदर क्राइम प्रिवेंशन है, डाकुओं का ताक़ुब है, उसके अंदर भी बहुत से एहलकार जो हैं वो शहीद होते हैं और पुलिस एहलकारों के लिए वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन सैयद आदिल के अहल खाना की आपने गुफ्तगू सुनी, उनको और कोई ग्रीवियंसेस नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके मुलजमान जो हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आंदा कोई भी पुलिस एहलकार के ऊपर मेली निगाह भी ना उठा सके। DIG ऑपरेशन लाहौर सुहेल चौधरी साहब इस तरह की रेपुटेशन रखते हैं कि जब वो फैसलाबाद में थे तो वहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से इन्होंने बहुत से इकदाम किए और जो मुलजमान थे उनको कैफे किरदार तक पहुँचाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी सिपा के 300 से ज़ायद एहलकार जो अब तक शहीद हो चुके हैं, क्या पॉलिसी है जो चोर डाकू पुलिस के ऊपर ना सिर्फ फायरिंग करने से दरेग नहीं करते बल्कि उनकी जान भी ले लेते हैं, तो किस तरह की पॉलिसी जो है। तो ये सब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक तवील फहरिस्त हो गई है लाहौर के शोहदा की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आई थिंक इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया में पैगम्बरों के बाद आई थिंक सबसे बड़ा रुतबा शहीदों का है। अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत जगह पे कुरान पाक में शहीदा के मुतल्लिक बहुत सारी बातें बताई हैं। हम क्योंकि बहैसियत इंसान अपने रिश्ते नातों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमारा थोड़ा ईमान कमज़ोर हो जाता है, हम उस चीज़ का इदराक नहीं कर सकते कि उनको जितना जन्नत में आला मकाम दिया गया है, क्योंकि हम अपनी डीलिंग में उनको मिस करते हैं। हमारी खुशी गमी में वो हमारा पार्ट एंड पार्सल होते थे, जब वो नहीं होते तो ज़ाहिर था एक इंसान अपनी वो फीलिंग्स को तो छुपा नहीं सकता। लेकिन ये बात कह देना कि लाहौर पुलिस ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड है। लाहौर पुलिस बहुत अरसे से एक रोल मॉडल है अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ ये कि हमने शहदा अपने जो हैं उनके लवाहिकीन के साथ वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम किया, बल्कि जो उनके मुलजमान थे उनको भी पकड़ा, कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर गए, उनको सज़ाएँ दिलवाई। हमारा सबसे बड़ा कर्ज़ ये हमारे ऊपर होता है कि हमारा कोई भी शहीद हो जाए, ना सिर्फ पुलिस का बल्कि इलाके में कोई भी अमन अमान की अगर सूरत हाल में ख़राबी में अगर कोई इंसान की जान चली जाती है तो हमारा सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है कि उनके मुलजमान को पकड़ें, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, उनको सज़ा दिलवाएं, ताकि माशरे में एक इंसान का कत्ल तो आई थिंक आपको पता है कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमारे ऊपर ये कर्ज़ है। इंशाल्लाह हम बहुत करीब हैं उनके और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो हम उनको पकड़ेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे। तो ये सब क्योंकि आप लाहौर में पहले भी सर्व कर चुके हैं, आपको लाहौर के इलाकों का भी बहुत बखूबी पता है और जब आपने ओहदे का चार्ज लिया तो आपने एक मैसिव रीशफल भी किया है SHOs को और ऐसे SHOs लेके आप आए हैं जिनकी रेपुटेशन ऐसी है कि वो क्राइम फाइट करते हैं। इस इलाके में जिस इलाके में ये 3 महीने के दौरान 3 एहलकार शहीद हुए, पहले कैंसर शहीद हुए, वो भी मांगा मंडी में शहीद हुए, उनके मुलजमान जो थे कहा जाता था कि वो भी इनको शहीद करके दरिया क्रॉस कर गए थे और दूसरे अजला में चले गए थे। इन मुलजमान के बारे में भी यही कहा जाता है। उस केस में सिर्फ एक मुलजिम जो है वो इनकाउंटर में मारा गया, बाकी मुलजमान जो है वो अभी स्टिल एट लार्ज है। इसके मुलजमान के बारे में अभी तक वर्सा का कहना है कुछ पता नहीं चला, उनको लूप में नहीं लिया जा रहा, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से प्रोसीड कर रही है, किस तरह से मुलजमान को पकड़ा जाएगा इस बारे में नहीं बताया जाता। तो ये तो अपने हमारे महकमे का हमारे फोर्स का जवान है, इसके लिए कोई प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है इलाके के अंदर जो एक गम है उसको और गुस्सा जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपने ख़ुद इस बात का जिक्र कर दिया है कि जो अच्छे SHOs हैं उनको दोबारा इन फील्ड लगाया गया है, जिनको इंक्वायरी के बाद क्लियर कर दिया गया, जो क्राइम फाइटिंग में बहुत अच्छी शोहरत रखते थे। मैं बहैसियत कमांडर मैंने ये फ़ील किया कि मेरे जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाए और इलाके में मुझसे पहले वो ज़ाहिर है यहाँ पे रहे हैं तो उनको बेहतर इलाके की डायनामिक्स का भी पता है और अब उनको ये भी पता है कि कौन अफसर इनकी जगह बेहतर काम कर सकते हैं। तो उनके साथ मुशावरत के साथ मैंने एक टीम के साथ मुशावरत की, उसके बाद मैंने ऐसे SHOs लगाए। अब उनकी टीम बेहतर करने की ज़रूरत है, थानों में मज़ीद नफरी देने की ज़रूरत है, बिकॉज थाने हमारे लाहौर के 85 थानों में से 60 के करीब ऐसे थाने हैं जिनका कि लास्ट ईयर का जो क्राइम है वो 1000 से ऊपर है। 1000 जो रजिस्टर्ड क्राइम है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा क्राइम वाला इलाका है। कई ऐसे हमारे थाने जिनमें 3-4 हज़ार के करीब क्राइम जो रजिस्टर्ड हुआ है, लोकल एंड स्पेशल लॉ के केसेस में गुड वर्क भी इनिशिएट हुआ। इस लिहाज से उनको टीम देना ज़रूरी है, थानों को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, बिकॉज थानों में नफरी ज़्यादा होगी तो ड्यूटी जो है वो एक कंपैरेटिवली रिलैक्स माहौल में होगी। हम इन ड्यूटीज़ को भी देख रहे हैं और हम कोशिश ये करें कि जो एक्स्ट्रा लोग दाएँ बाएँ लगे हुए हैं उनको हम फौरी तौर पर पुल करें, थानों को स्ट्रेंथन करें। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का मामला इस केस का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कबल अज़ वक्त मेरे लिए होंगी कहना, इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेकिन हम फैमिलीज़ को ये श्योर करते हैं
इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो बहुत जल्द हम उनको खुशखबरी सुनेंगे। जो सब लाहौर में पुलिस के ऊपर इस तरह से तवातर से वाक़यात नहीं होते थे फायरिंग करने के या कोई इकदाम उठाने के। अभी हाल ही में हमारे सामने एक पीर मक्की के करीब भी वाक़या जिसके अंदर कांस्टेबल शहीद हुआ। क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि आप एक बहुत बड़े ज़िले से लाहौर में आ रहे हैं, बेशक लाहौर एक मेगा सिटी हो चुका है लेकिन फैसलाबाद भी छोटा ज़िला नहीं है। फैसलाबाद में क्राइम आपने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया, लाहौर में कहाँ पे कमी है जो चोर डाकू जो वो पुलिस में भी फायरिंग करने से ब्रेक नहीं कर रहे? आई थिंक ये चीज़ अगर देखी जाए तो ओवरऑल फैसलाबाद में भी यही था, ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन फैसलाबाद में जो हमारी एक डायनामिक्स है वो इस तरह की यहाँ पे शायद नहीं है। कंजस्टेड इलाके हैं, कंजस्टेड आबादियाँ हैं, बहुत सारा। ये फैसलाबाद की अगर कंपैरिजन करें, ज़रा तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का और ये लाहौर दूसरा है, अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं बिकॉज वो एक वेल नेट सोसाइटी है। लाहौर में क्योंकि कम्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं हैं। आप देखें, आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें तो आज आपके घर के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने बाद वो शिफ्ट हो जाए। तो वहाँ पर एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना पुलिस के लिए बहुत आसान होती है। लाहौर शहर का थोड़ा सा ये इशू ये है कि यहाँ पर एक दूसरे को कम्युनिटी एज सच नहीं जानती। जो इनकरेस पुलिस की है वो है सही है, लेकिन लोग पुलिस से तरह ताउन करने से इसलिए भी कतराते हैं कि शायद वो ये समझते हैं कि अगर हमने इतला दी तो ये ना हो सके इसका रिप्रिकॉशन हमारे ऊपर आए। जिस इलाके में लोग एक दूसरे को जानते हैं वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रेपुटेशन बन जाती है, वो लोग एक दूसरे को पुलिस को ये चीज़ें देती हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने 2 दिन पहले डॉल्फिन फोर्स का जब मैंने दरबार लिया तो मैंने उन्हें ये बात बताई कि डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद ने इतना अच्छा काम किया कि उनके साथ जब मुलजमान का आमना सामना हो तो उन्होंने, आपने देखा होगा वीडियोस भी आपने बहुत ज़्यादा शेयर की, उन्होंने बहुत दिलेरी से काम किया। इंशाल्लाह एक जो स्पिरिट ज़रूरी है, पहले भी बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड हमारी फोर्स, एक जो स्पिरिट की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो भी इनको देंगे। और ये एक इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे लोग डाकुओं से लड़ते हुए लोगों को, शहरियों को बचाते हुए अपनी जान दे रहे हैं। तो डाकुओं को इसका मतलब एंगेज कर रहे हैं वो लोग जो पब्लिक की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन सोहेल भाई, जैसे आपने कहा स्पिरिट की बात, अगर कुछ लास्ट टेन्योर्स की बात की जाए, किसी का नाम नहीं हम लेते, सारे बहुत अच्छे अफसर लाहौर में आके लगते हैं। सिपा जो है आपकी 27,000 से ज़ायद जो स्टैंडिंग फोर्स है वो शिकवा ये करती है कि अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं डाकुओं के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, ड्रग पैडलर्स के ख़िलाफ़ या प्रोस्टिट्यूशन डेंस के ख़िलाफ़, तो हमारे जो आला अफसरान हैं वो हम यानी पीछे मुड़ के देखते हैं तो अफसरान हमारे साथ नहीं खड़े होते, जिसकी वजह से उनका मोराल डाउन हुआ और उन्होंने प्रोएक्टिव पुलिसिंग छोड़ दी है। इसके ऊपर आपने दरबार भी किए हैं क्योंकि आप लाहौर के अफसरान को जानते भी हैं। क्या वजह है कि लोग पुलिस अफसरान ने अपना मोराल बहुत लो रखा हुआ है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं कर रहे? मैं तो इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर एक सेंटेंस है, इसको ही सिर्फ अगर हम मोटो बनाए। मैं लाहौर में जिन भी ओहदों पे रहा, जिन भी कैपेसिटीज़ में रहा, किसी भी ट्रैफिक में रहा और फैसलाबाद में भी जाकर मैंने जब ये चीज़ देखी कि अगर आप अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े हैं, फ़ोर्स के सामने खड़े हैं तो फ़ोर्स आपके साथ खड़ी होती है। कल हमें बड़ी खुशी इस बात की हुई कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राव सरदार साहब ने सबसे पहले लाहौर पुलिस को एड्रेस किया बिकॉज उन्होंने आके कहा कि ये वो पुलिस फोर्स है जिसको मैं कमांड कर चुका हूँ। तो मैंने इसलिए सबसे पहले इनका खिताब किया। उनके इस जुमले ने हमारी फोर्स को इतना बड़ा हौसला दिया कि हमारे वो कमांडर जो आज से 10 साल पहले एज DIG ऑपरेशन थे, आज IG बनकर भी हमें उसी तरह ओनरशिप दे रहे हैं। तो ये चीज़ जब हर लेवल पे हो रही है, हमारे CCP साहब ने भी यहाँ पे DIG ऑपरेशन रहे हैं, CTO रहे हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, जब ये चीज़ इस तरह नीचे ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट आएगा तो फोर्स तो अपनी जान सबसे पहले आगे रखती है कि अगर उनका कमांडर उनके साथ है। आपने देखा कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली थानों में विजिट कर रहा हूँ और उन पब्लिक से मिल रहा हूँ, अपने स्पा से मिल रहा हूँ बिकॉज आपको पता है 27,000 फोर्स है, टाइम लगेगा, लेकिन मेरा मैसेज मेरी फोर्स के लिए होगा कि मैं बहैसियत लाहौर पुलिस का DIG ऑपरेशन उनके साथ हूँ, हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी के मौके में उनके साथ हूँ। और यही हमारी पॉलिसी हमारी IG साहब की और CCP साहब की भी होगी। तो आप समझते हैं कि अगर ये वाली आप पॉलिसी रखेंगे तो क्राइम फाइटिंग जी लाजमन होगा। मेरा मकसद हमेशा से सजा देना नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी में अगर गलती कोताही होती है तो गलती कोताही तो अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा माफ़ कर देती है। किसी का डेलिब्रेट एक्ट जिसमें कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर वो मुलव्वस हो तो उनकी इंशाल्लाह महकमे से ना सिर्फ निकालेंगे बल्कि उनके ऊपर FIR भी देंगे। लेकिन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी अगर उनसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो उसको तो माफ़ किया जा सकता है गुडविल में। लेकिन अगर वो ड्रग पैडलर को सपोर्ट करेंगे, अगर वो क्रिमिनल को सपोर्ट करेंगे, अगर वो ऑर्गेनाइज क्राइम में उनके साथ होंगे तो उनके लिए कोई माफ़ी का खाना नहीं है। बहुत शुक्रिया।
डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। शहीद का रुतबा हमारे दीन में इंतहाई बुलंद है और एक माँ जिसने 1.5 साल में अपना शौहर खो दिया और उसके बाद 1.5 साल के बच्चे को लेकर उसको पालने के लिए नौकरियां की और जिस तरह से उसको साथ लेकर चली, उनके गम का अंदाज़ा जो है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी सिर्फ यही इल्तिजा थी कि उनके बेटे के कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। और सोहेल चौधरी साहब की भी इसी किस्म की पॉलिसी है कि मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए जब तक फोर्स को का मोराल बुलंद नहीं किया जाएगा तो वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं करेंगे। इनका कहना है कि बहुत करीब पहुँच चुके हैं, इन शोहदा के कातलों को जल्द से जल्द ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और 330 के करीब शोहदा हैं लाहौर पुलिस की और ये इनका कहना है कि हम अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जानें निछावर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।